आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का नामकरण विषय पर बात करेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए नामकरण आवश्यक होता है। एक अनुसंधानकर्ता जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए उनकी पहचान करता है, फिर उनका नामकरण करता है और उसके बाद उन्हें विशिष्ट समूह में रखता है। अर्थात किसी भी जंतु को खोजने के बाद उसे किसी विशेष समूह में रखने से पहले नामकरण आवश्यक होता है। वर्गीकीय इतिहास के आरंभिक दौर में जंतुओं का वर्गीकरण, नामकरण एक समस्या थी। यानी वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार नहीं था। जंतुओं का वर्गीकरण उनके एक या दो बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता था, जबकि शेष लक्षण उपेक्षित होते थे। इसी तरह से जंतुओं का यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी एक जंतु को विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, इस तरह की कोई पद्धति नहीं थी। जंतुओं को अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही जंतु को अलग अलग नाम से जाने के कारण एक अनुसंधानकर्ता के लिए अपने अनुसंधान के निष्कर्षों तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे हाउस स्पैरो को भारत के गुजरात में चौली, केरल में मलयालम भाषा में इसे कुरुवी और बंगाल में छोटी चरई कहा जाता है। यानी एक ही पक्षी है, लेकिन स्थानीय भाषाओं में इनके अलग अलग नाम हैं। इसी तरह से क्रो को इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, अमेरिका में इंग्लिश स्पैरो, पुर्तगाल में पार्डन, फ्रांस में मेन कोर डोमेस्टिको, स्पेन में गोरियोन, डेनमार्क में ग्रासपू, इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसी तरह से अन्य जंतु प्रजातियों को भी विभिन्न देशों में, विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से जाने के कारण एक अनुसंधानकर्ता के लिए वास्तविक फैक्ट्स तक पहुंच नहीं पाता था वो। यानी जो अनुसंधान करता है वो वास्तविक तथ्यों का आदान प्रदान नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो जंतु है वो दूसरे क्षेत्र में अलग नाम से जाना जा रहा है और जो अनुसंधान करता है उसको अलग नाम से अनुसंधान कर रहा है। इस कारण से एक अनुसंधानकर्ता न केवल तथ्यों का आदान प्रदान कर पाता था, बल्कि तुलनात्मक परिणामों का सही निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाता था। यानी ये एक विश्वव्यापी समस्या थी कि जो एक ही जंतु है उस पर विश्व के अलग अलग देशों में रिसर्च हो रही है, लेकिन उस रिसर्च पर कोई एक रूपता, उन पर आपस में बहस या कोई सही परिणाम, सही निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे, ये एक समस्या थी। तो एक जंतु को अलग अलग भाषा में या अलग अलग नाम से जाने की जो समस्या थी, इससे छुटकारा पाने के लिए विश्व में उसका एक ही नाम तय करना आवश्यक था। और इस हेतु
सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने सार्थक प्रयास किया। कैरोलस लीनियस ने जंतुओं के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की, जो आज भी स्वीकार्य है। नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड, यहाँ की चूंकि नामकरण एक विश्वव्यापी समस्या थी, एक ही जंतु को अलग अलग नामों से जाने के कारण एक परिणाम या जो रिसर्च के जो परिणाम हैं उनके निष्कर्ष तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विश्व के सभी टेक्सोनोमिस्ट, साइंटिस्ट सभी को। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए बर्लिन में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का गठन हुआ, यानी ICZN का गठन हुआ। एक आयोग का गठन हुआ जिसको अंतर्राष्ट्रीय नियमावली यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने सबसे पहले नियमावली का पहला संस्करण 1961 में प्रकाशित किया। वर्तमान में प्रत्येक देश में इसके केंद्र और उपकेंद्र बने हुए हैं। नामकरण हेतु यानी जो नियमावली बनी उसके लिए कैरोलस लीनियस द्वारा लिखित पुस्तक सिस्टमा नेचरी और क्लेर्क द्वारा लिखित एरेनी सीवीसीसी को आधार माना गया। इस नियमावली में जो अधिकांश बिंदु है नियमावली के वो सिस्टमा नेचरी के 10वें संस्करण से लिए गए हैं। इसमें जंतुओं का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी जो द्विनाम पद्धति है बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार लिखे जाते हैं, जिसमें जंतु के जो है जंतु का जो नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जंतु के 2 नाम होते हैं वर्तमान में, एक क्या होता है कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम और दूसरा साइंटिफिक नेम। तो ये जो कैरोलस लीनियस ने या जो ICZ ने जो नियमावली दी वो जो वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नाम है, उसको तय करने के लिए बनाई कि विश्व में जंतु का एक ही वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नाम होना चाहिए। क्योंकि वर्गीकी हिस्ट्री का जब अध्ययन करते हैं तो हमें नामकरण की कई पद्धतियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें मोनोनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है प्रमुख हैं। मोनोनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति में जंतु का नाम एक ही शब्द से मिलकर बना होता है, यानी इस पद्धति के अनुसार जाति से ऊपर के वर्ग को जो भी टेक्सोन है इनका नाम एक पदी होता है। नामकरण की ये जो पद्धति है ये पुरातन पद्धति है और किसी भी टेक्सा या सुपर टेक्सा समूह का नाम लिखते समय इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी जो पद्धति है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो ICZN है उन्होंने कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति जो है उसको स्वीकार किया और इस पद्धति में जो उन्होंने अपनी जो पुस्तक सिस्टमा नेचरी में जो नियमावली दी उसको फॉलो किया गया। इस तरह से द्विनाम पद्धति में जंतु का जो नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला नाम जो है जेनेरिक नाम होता है जो जंतु के वंश को दर्शाता है और दूसरा नाम जो है
स्पेसिफिक या विशिष्ट नाम होता है जो जाति को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। इस तरह से जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति है उसमें जो जंतु का नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें, मान लो पेसर डोमेस्टिकस, यहाँ पर पेसर जो है जीनस को तथा डोमेस्टिकस जाति को इंगित करता है। इसके बाद एक और नामकरण की पद्धति जिसे त्रिनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है अस्तित्व में आई, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस पद्धति में जंतु का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो नाम है वो जेनेरिक नाम होता है, जीनस को प्रदर्शित करता है। दूसरा नाम जो है वो जाति का, तीसरा नाम जो है सब स्पीसीज या उपजाति को इंगित करता है। जैसे बात करें कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस या होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस यानी मनुष्य का साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम। होमो यहाँ पर क्या है? जीनस, सेपियंस स्पीसीज, और पुनः सेपियंस क्या है? सब स्पीसीज। इसी तरह से कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस में कॉर्वस क्या है? जीनस, स्प्लेंडेंस स्पीसीज, और पुनः स्प्लेंडेंस सब स्पीसीज को इंगित कर रहा है। तो जो नामकरण की मोनोनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति, ये तीनों ही प्रचलन में रही हैं। लेकिन वर्तमान में जो कार्लोस लिनियस द्वारा दी गई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और उसके बाद में अस्तित्व में आई ट्राइनोमियल पद्धति जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जंतुओं का नामकरण इन्हीं पद्धतियों के आधार पर किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे नामकरण नियमावली के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जंतुओं का जो नामकरण किया जाता है उसमें कौन कौन से बिंदु हैं उनका ध्यान रखा जाता है या उनके अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है। चूंकि ICZN द्वारा नामकरण की नियमावली के जो अधिकांश बिंदु हैं वो मैंने पहले बताया कैरोलोस लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण से लिए गए हैं। इसके अलावा इसके कुछ बिंदु जो है क्लेक द्वारा लिखी गई पुस्तक एरेनिसिवेसी से लिए गए हैं, और कुछ जो अन्य बिंदु है जो कमीशन द्वारा तैयार किए गए हैं। इस तरह से जो नियमावली तैयार की गई, इस नियमावली के जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस तरह से हैं कि जंतु का वैज्ञानिक नाम, कोई भी जंतु है उसका जो साइंटिफिक नाम है वो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। यदि नाम हाथ से लिखा जाता है तो उसे अंडरलाइन किया जाएगा। इसका दूसरा बिंदु है जाति का नाम द्विपदीय होगा तथा उपजाति का नाम त्रिपदीय होगा। यानी जब जाति का नाम होता है तो 2 शब्द आएंगे उसमें, पहला वंश दूसरा जाति, और अगर उपजाति भी है तो पहला जीनस दूसरा जाति और तीसरी उपजाति, यानी त्रिपदीय होगा। नामकरण की द्विनाम पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक नाम जो है 2 भागों में लिखे जाते हैं, यानी जंतु का जो नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला नाम वंश और दूसरा जाति का होता है। इसी तरह से त्रिनाम पद्धति में मैंने बताया था कि पहला वंश दूसरा जाति और तीसरा उपजाति के लिए प्रयुक्त होता है। जेनेरिक नाम यानी वंश का नाम लिखते समय उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लिखा जाता है, और शेष जो स्पेसिफिक नाम सहित जो शब्द हैं वो लोअर लेटर में लिखे जाते हैं। तो पहले वंश का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में जाति, और जाति के बाद में उपजाति का जो नाम है वो लिखा जाता है। जंतुओं के अलग अलग नाम होने पर, यानी एक ही जंतु है और अलग अलग टेक्सोनोमिस्ट या खोजकर्ता द्वारा उसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, तो जंतु के अलग अलग नाम होने पर सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा जाति से उच्च वर्गों का नाम एक पदीय होगा, जैसे प्रोटोजोआ या इंसेक्टा या ट्रमेटोडा। इस तरह से जो स्पीसीज है उससे जो हायर टेक्सोन है उनका नाम जो है
एक पदीय होगा। नाम जो है अभी बताया था मैंने कि लैटिन भाषा में लिखा जाता है, और जो लैटिन भाषा है वो विभिन्न भाषाओं के से मिलकर जो है वो मानी जाती है। और ये भी अपनी बात होगी कि जो है वंश का नाम का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में, और बाकी जो है शेष जो है स्मॉल लेटर में। इसी तरह से जाति के जो सारे अक्षर हैं वो भी छोटे अक्षरों में यानी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जिस व्यक्ति ने जाति का प्रथम बार वैज्ञानिक वर्णन किया है उस जाति का लेखक या खोजकर्ता जो है का श्रेय है उस व्यक्ति को दिया जाता है, और जाति के साथ उसका नाम या खोज का वर्ष है वो भी लिखा जाता है। जैसे हम बात करें टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम जो है, टीनिया क्या है जीनस, सोलियम क्या है स्पीसीज। इस तरह से टीनिया सोलियम जो है एक जंतु का नाम है, लेकिन टीनिया सोलियम नाम जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया है, इसका नाम अलग अलग लोगों ने जो है कुछ भिन्न दिया है। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये नाम दिया है उसका नाम भी साथ में, और कब दिया था ये भी साथ में लिखा जाएगा। तो इसलिए टीनिया सोलियम को किस तरह से लिखा जाएगा, टीनिया सोलियम लीनियस 1758 1758। यदि जाति के बाद में जो है नाम अगर बदल दिया जाए, है ना, यानी कोई जंतु है और उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, एक जेनेरिक नाम और स्पेसिफिक नाम, लेकिन बाद में जो है जाति का नाम, जीनस तो वही रहेगा लेकिन जाति का नाम बाद में अगर बदल दिया जाए तो भी स्पीसीज के नाम के साथ में जो खोज करता है, जो अनुसंधान करता है, एक तरह से मान सकते हैं, जिसने नाम पर प्रथम बार प्रकाशित किया है, उसका वैज्ञानिक नाम भी संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। लेकिन इस नाम को जो है अंडरलाइन नहीं किया जाता। जैसे हम बात करें एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, तो एंटमीबा और हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा क्या है जीनस और हिस्टोलाइटिका स्पीसीज। इसके साथ में जो हिस्टोलाइटिका जो नाम है वो बाद में चेंज हुआ, इसलिए ब्रैकेट में जो खोज करता है साउडिन 1930 ये भी लिखा जाएगा। इसी तरह से कभी कभी कुछ वैज्ञानिक नामों में जाति का नाम जो है दो या दो से अधिक शब्दों के संयुक्त होने से बनता है, या दो या दो से अधिक भागों के संयुक्त होने से बनता है, जिन्हें इनके नाम के मध्य जो है हाइफन लगाकर लिखा जाता है। इस तरह से जंतुओं का नामकरण किया जाता है। जाति जो है और वंश दोनों का नाम जो है विशिष्ट रूप से समान हो, यानी दोनों का नाम अगर एक जैसा हो तो इसे टोटोनियम कहा जाता है। जैसे हम बात करें चूहे को रेटस रेटस लिखा जाता है, तो यहाँ पर रेटस, पहला जो रेटस है वो क्या है जीनस, और उसके बाद में पुनः रेटस जो है वो क्या है स्पीसीज। तो यहाँ पर जीनस और स्पीसीज दोनों जो नाम है, यानी जेनेरिक और जो है स्पेसिफिक दोनों नाम एक जैसे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे टोटोनिम। यदि किसी सजीव की जाति या उपजाति का नाम विशिष्ट रूप से समान हो तो ऐसे नाम को ऑटोनिम कहा जाता है। जैसे हम बात करें कौवे का अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो कौवे का साइंटिफिक नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो यहाँ पर कॉर्वस जो है जीनस, लेकिन स्प्लेंडेंस जो क्या है जाति, और पुनः स्प्लेंडेंस जो है सब स्पीसीज। तो स्पीसीज और सब स्पीसीज यहाँ पर सेम है, तो ये क्या है ऑटोनिम कहे जाते हैं। इसी तरह से नामकरण के जो नियम हैं वो वर्तमान जो जीव हैं, जीवित जीव, उनके साथ जो विलुप्त जीव हैं उन पर भी लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे नामकरण नियमावली का महत्व। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जंतुओं का वर्गीकरण और नामकरण जो है एक विश्वव्यापी समस्या थी, और इसे जो अनुसंधान के जो नतीजे हैं उनके सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते थे जो अनुसंधान करता है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए जो नामकरण की जो नियमावली है या जंतुओं का जो साइंटिफिक नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण
कदम है। तो इस समस्या, एक तरह से जो अव्यवस्था थी नामकरण की, यानी एक ही जंतु को अलग अलग नामों से जाने जाने की जो अव्यवस्था थी, ये दूर हो गई। यानी नामकरण की व्यवस्था के बाद में पूरे विश्व में जंतु को एक ही जूलॉजिकल नाम से जाना जाता है। भले ही उसके स्थानीय नाम अलग हों, लेकिन जो साइंटिफिक नाम है वो एक ही होता है। इस प्रकार से नामकरण द्वारा जो है नामों में, जंतुओं के नामों में एक रूपता आ गई है। इसके अलावा ये जो नामकरण है, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्व है। पर्टिकुलर जंतु की बारे में जानकारी जो है इजीली प्राप्त की जा सकती है। पहले जो है जो जंतु है उसके बारे में पूर्ण डिटेल जो है नहीं जान पाते थे, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से रिसर्च हो रही थी, इसलिए उसके बारे में बहुत ही कम जो जानकारी मिल पाती थी। अब जो है एक ही नाम से अलग अलग देशों में अलग अलग अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इस कारण से उस जंतु के बारे में विस्तृत तुलनात्मक जानकारी जो है आसानी से मिल पाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को जंतुओं के अध्ययन में बड़ी सहायता मिल रही है। थैंक यू।